हमने टॉपिक लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्रॉपिंग पैटर्न, जिसमें हमने देखा था एक ही फील्ड के अंदर हम कैसे डिफरेंट तरीके से अपनी क्रॉप्स को लगा सकते हैं ताकि ज्यादा बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन हो सके और जो हमारी क्रॉप का फेलियर रिस्क होता है वो कम से कम हो सके। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न्स। इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था मिक्स क्रॉपिंग के बारे में, जहां पर हम क्या करते थे, एक ही फील्ड में साइमल्टेनियसली 2 या 3 क्रॉप्स को एक साथ मिक्स करके लगा दिया करते थे। ओके, जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये क्रॉप अलग है, ये क्रॉप अलग है, ये क्रॉप अलग है, ये क्रॉप अलग है, ये सब सेम फील्ड में ही उगी हुई हैं, तो इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग से फायदा क्या होता है? एक तो वेराइटीज मिल जाती हैं अलग अलग तरह की देखने के लिए, दूसरा ये है कि आपका जो रिस्क था कि एक क्रॉप खराब हो जाएगी वो कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक क्रॉप खराब भी हो जाएगी तो बहुत कम चांसेस है कि वो बैक्टीरिया वायरस जिसने इस क्रॉप को खराब किया है वो इस क्रॉप को भी खराब करे, क्योंकि अलग अलग क्रॉप पर अलग अलग बैक्टीरिया वायरस एक्ट करता है। तो जरूरी नहीं है कि ये खराब हो गई तो उसी वजह से ये भी खराब हो सके, है ना? तो ये वाली खराब हो गई तो ये बच जाएगी, ये बच जाएगी, ये बच जाएगी, तो हमारा रिस्क कम हो जाता है। ये किस किस को समझ आ रही है बच्चों? एनी डाउट? नो? इसको क्या बोलते हैं? मिक्स क्रॉपिंग। तो पहला फायदा वैरायटी मिल गई, दूसरा फायदा फेलियर जो था, फेलियर का जो रिस्क था वो कम हो गया। ठीक है, तीसरा फायदा, सबसे जरूरी फायदा, मेरी सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स यूज हो रहे हैं। अगर मैं प्लांट ए लगाता जो मेरी सॉइल से नाइट्रोजन लेता है तो मेरी सॉइल का सिर्फ नाइट्रोजन यूज होता है। ठीक है, बाकी जो मेन न्यूट्रिएंट्स थे 3 बताए थे मैंने आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जो 3 मेन न्यूट्रिएंट्स थे, ये सभी प्लांट्स को, सभी क्रॉप्स को ज्यादातर अमाउंट में चाहिए होते हैं। दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये कैसे न्यूट्रिएंट्स थे? तो जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको ये न्यूट्रिएंट्स ज्यादातर अमाउंट में चाहिए होते हैं। मान लो मैंने अपनी फील्ड में प्लांट ए लगाया, प्लांट ए को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए थी, तो वो नाइट्रोजन कंज्यूम करता जा रहा है मेरी सॉइल से, लेकिन मेरी सॉइल में फास्फोरस और पोटेशियम भी तो है, वो तो कंज्यूम नहीं हो रहा है। अगर वो कंज्यूम नहीं हो रहा है तो वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है? वेस्ट। तो मेरी सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स यूज नहीं हो रहे हैं। तो मैंने प्लांट ए भी लगाया जो नाइट्रोजन कंज्यूम करेगा, प्लांट बी और लगाया जो फास्फोरस कंज्यूम करेगा, प्लांट सी भी ले लिया जो पोटेशियम कंज्यूम करेगा। तो मैंने 3 तरह के प्लांट्स ले लिए, तो एक तो मुझे वैरायटी मिल गई बच्चों, और तीसरा ये फायदा हुआ कि मेरे सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स यूज होने लगे, है ना? अब मेरी सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से यूज हो रहे हैं। प्लांट ए जहां जहां है वो नाइट्रोजन ले रहा है, प्लांट बी जहां जहां है वो फास्फोरस कंज्यूम कर रहा है, प्लांट सी जहां जहां है वो पोटेशियम कंज्यूम कर रहा है। तो मेरी सॉइल के सारे मेन न्यूट्रिएंट्स अब प्रॉपर तरीके से यूज हो रहे हैं, अब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है। ये किस किस को समझ आ रहा है? तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिक्स क्रॉपिंग? वैरायटी, वी विल गेट अ वैरायटी। दूसरा, रिस्क कम हो जाता है, फेलियर रिस्क विल रिड्यूस। थर्ड, all the nutrients of the soil will be utilized properly. Am I clear with all the 3 points? ठीक है, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज ये रहता है कि बाद में आपको चीजों को अलग अलग करना होता है, तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाता है, अदरवाइज सब पॉजिटिव है। क्लियर? एक आता है मिक्स क्रॉपिंग के अलावा इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, पूरी रोज बना देते हैं, पूरी लाइन्स बना देते हैं एक एक क्रॉप की, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी। एक रो पूरी प्लांट ए की, फिर एक प्लांट बी की, फिर एक प्लांट सी की, फिर प्लांट ए, फिर प्लांट बी, फिर प्लांट सी। इसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। फायदे क्या होंगे? पहला फायदा सेम ही है, we will get varieties on the same field, we will get 3 or 4 different varieties, and today आज के टाइम में हमें क्या चाहिए? we require variety। ये किस किस को समझ आया पॉइंट? दूसरा फायदा, रिस्क फेलियर जो था, जो फेलियर ऑफ रिस्क था, रिस्क ऑफ फेलियर था, वो कम हो जाएगा, है ना? पहले मेरी क्रॉप के फेल होने के चांसेस ज्यादा थे, अब कम हो जाएंगे। अगर मेरी एक क्रॉप किसी वजह से खराब हो भी जाती है तो बहुत कम चांसेस हैं कि उसका इफेक्ट दूसरी क्रॉप्स पर आए। ठीक है, तीसरा फायदा, मेरी सॉइल के सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सब चीजें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो पा रही है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ फॉर एवरीवन? नुकसान आपके हिसाब से? नुकसान एक तरह की क्रॉप की प्रोडक्शन कम हो रही है। जिस फील्ड पर सिर्फ एक ही क्रॉप होनी चाहिए थी, अब वो तीन तरह की क्रॉप्स में बट गई है। पहले मुझे इस फील्ड पर 100 प्लांट्स एक ही उसके मिल रहे थे, लेकिन अब मुझे वहां पर 30 प्लांट ए, 30 प्लांट बी और 30 प्लांट सी उगाने पड़ रहे हैं। तो जो मेरा प्लांट ए पहले मुझे 100 की नंबर्स में मिल रहा था, अब वो मुझे सिर्फ 30 की नंबर्स में मिल रहा है। ठीक है, तो जो फायदा है कहीं ना कहीं वही मेरा क्या है? नुकसान, क्योंकि मेरे पास लैंड तो लिमिटेड है ना बच्चों।
पहले मैं सिर्फ प्लांट ए लगा रहा था तो मैं 100 प्लांट्स लगा सकता था, लेकिन अब मुझे 3 प्लांट्स लगाने हैं तो वो डिवाइड हो गई ना जगह कि इतने में प्लांट ए, इतने में प्लांट बी, इतने में प्लांट सी। तो मेन क्रॉप जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम प्रोडक्शन मेरी वहां पर कम हो गई मेन क्रॉप्स की। नो डाउट मुझे वेराइटी मिल रही है लेकिन कम कम मिल रही है ना। इसके भी 30, इसके भी 30, इसके भी 30। पहले एक के ही 30 मिल रहे थे। बताओ ये किस किस को समझ आया? एक के ही 100 मिल रहे थे, ठीक है। पहले सिर्फ अगर मैं प्लांट ए लगा रहा था तो मुझे प्लांट ए ही 100 में मिल रहा था, उसकी प्रोडक्शन देखो कितनी थी 100। अब प्लांट ए 30, प्लांट बी 30, प्लांट सी 30, अब 30 हो गई। नो डाउट मुझे वेराइटी मिल रही है, बट अब मेरे पास नंबर ऑफ जो वो है क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई है। ये किस किस को समझ आ रही हो? क्लियर है? एनी डाउट एनीवन? नो? चलो, ये हो गया मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में हम 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ लगाते हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। फॉर एग्जांपल वीट के साथ ग्राम, या वीट के साथ मस्टर्ड, या ग्राउंडनट जो मूंगफली होती है उसके साथ सनफ्लावर। इससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है और जो फेलियर था एक क्रॉप का उसकी वजह से दूसरी क्रॉप फेल नहीं होती, वो बच जाती है। ठीक। इंटर क्रॉपिंग में क्या करते हैं, 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली फिर से मतलब एक साथ लगाते हैं सेम फील्ड में इन अ डेफिनेट पैटर्न की एक लाइन पूरी, एक प्लांट ए की, फिर प्लांट बी, फिर प्लांट सी। सोयाबीन के साथ मेज, ओट्स और फिंगर मिलेट्स जिसको बाजरा भी बोलते हैं उसके साथ काउपी लगा लिया। द क्रॉप्स आर सिलेक्टेड, क्रॉप्स को ऐसे सिलेक्ट किया जाता है, माइंड में ऐसे रखा जाता है एज अ फार्मर कि जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो। ऐसा ना हो कि ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन कंज्यूम कर रही है, फिर तो मेरी सॉइल से क्या जाएगा सिर्फ, और बाकी फास्फोरस और पोटेशियम क्या हो जाएंगे। तो मुझे इस तरह से प्लांट्स को, इस तरह से क्रॉप्स को चूज करना है कि एक नाइट्रोजन कंज्यूम करे, एक फास्फोरस और एक पोटेशियम। ये तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वैसे हमें न्यूट्रिएंट्स सारे ही कंज्यूम कराने होते हैं। इस तरह से क्रॉप्स हमें चूज करनी है कि मेरी सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उसमें फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स डालकर वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो जाए। ये किस किस को समझ आ रहा है? क्लियर है? वैभव को क्लियर हो रहा है? उसके बाद मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो हो गया। पेस्ट और डिजीजेस से भी हमें यहाँ पर रिस्क कम रहेगा, क्योंकि अगर एक क्रॉप की लाइन खराब भी हो गई तो आगे वाली क्रॉप्स की लाइन क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न का अलग अलग बेनिफिट होता है, लेकिन उनके कुछ ना कुछ थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एक आता है क्रॉप रोटेशन। क्या था बच्चों? इसमें हम क्या करते हैं, सेम पीस ऑफ लैंड पर बार बार सेम क्रॉप ना लगाकर अलग अलग क्रॉप्स लगाते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। कि 4 महीने मैंने प्लांट ए लगा लिया, फिर उसके 4 महीने बाद प्लांट बी लगा लिया, फिर उसके 4 महीने बाद प्लांट सी लगा लिया। तो पूरे साल में मुझे कितनी क्रॉप्स मिली? तो वैरायटी मिल गई पूरे साल में। ठीक है। दूसरा फायदा क्या हुआ, अगर मेरी एक क्रॉप खराब हो भी गई किसी वजह से, फिर भी मेरे पास 2 क्रॉप्स हैं अपने नुकसान को ओवरकम करने के लिए। तीसरा फायदा क्या हुआ, मैंने प्लांट ए ऐसा चुना था जो मेरी सॉइल में से नाइट्रोजन ले रहा था, कंज्यूम कर रहा था। फिर मैंने प्लांट बी ऐसा लगाया 4 महीने बाद जो मेरी सॉइल से पोटेशियम या फास्फोरस ले रहा है और नाइट्रोजन को वापस से रिकवर कर रहा है। ठीक है। फिर मैंने प्लांट सी ऐसा लगाया जो मेरी सॉइल से क्या ले रहा है, पोटेशियम ले रहा है और नाइट्रोजन और फास्फोरस को क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है। तो इस तरह से पूरे साल में मेरी सॉइल से सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली तरीके से यूज भी हो रहे हैं और रिकवर भी हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स वापस भी आ रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है बच्चों, क्रॉप रोटेशन में हम हर 4 महीने बाद क्रॉप को चेंज करते रहते हैं, लैंड को खाली नहीं छोड़ते। खाली लैंड का मतलब होता है फैलो लैंड। क्या बोलते हैं? ये वर्ड कई बार आ जाता है तो इसको ध्यान रखना। फैलो लैंड मीन्स खाली लैंड को फैलो नहीं छोड़ रहे हैं, फैलो लैंड बिल्कुल नहीं छोड़ा, सीधा बार बार क्या किया, चेंज करते गए। 4 महीने क्रॉप ए, 4 महीने क्रॉप बी, 4 महीने क्रॉप सी। इस तरह से हमें वैरायटी भी मिल गई, सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स भी यूज हो गए और थोड़ा सा जो फेलियर का रिस्क था वो भी कम हो गया। तो तीनों के फायदे हैं अपने अपने, लेकिन तीनों के अपने थोड़े बहुत क्या है, नुकसान। क्लियर? किसी पैटर्न में कोई डाउट है? पहला पैटर्न था मिक्स क्रॉप, पहला पैटर्न था दूसरा, तीसरा द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन सीक्वेंस। मतलब पहले कौन सी क्रॉप लगाऊंगा 4 महीने, फिर उसके बाद 4 महीने कौन सी क्रॉप लगाऊंगा, उसके बाद 4 महीने कौन सी क्रॉप लगाऊंगा। ये मुझे पहले से पता होगा, साल की शुरुआत में ही पता होगा। मैं पहले से ही डिसाइड कर लूंगा, पहले से ही प्लान कर लूंगा कि इन 4 महीनों में ये लगेगी क्रॉप, इन 4 महीनों में ये क्रॉप लगेगी, इन 4 महीनों में ये क्रॉप लगेगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? The availability of moisture and irrigation facilitates decide the
फैसिलिटीज डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट। मुझे ये ध्यान रखना है कि अभी जो 4 महीने के लिए मैं क्रॉप लगाने वाला हूँ उसको किस तरह के सीजन की जरूरत है, उसको मॉनसून की जरूरत है, उसको सन की जरूरत है, किस तरह के क्लाइमेट कंडीशंस में वो होगी। तो इस चीज का भी मुझे याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं 4 महीने में अब क्रॉप लगाने वाला हूँ उस टाइम सीजन कैसा रहेगा, गर्मियां ज्यादा रहेंगी, बारिश ज्यादा रहेगी, ठंड ज्यादा रहेगी। तो मुझे इन सब चीजों को ध्यान में रखकर क्रॉप को चूज करना पड़ेगा कि 4 महीने ये, फिर 4 महीने बाद मौसम चेंज हो जाएगा तो उस हिसाब से कौन सी क्रॉप सही बैठेगी, फिर उसके 4 महीने बाद फिर से मौसम चेंज हो जाएगा तो उस टाइम के लिए कौन सी क्रॉप सही बैठेगी। तो सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही चूज करेंगे, ठीक है। फिर से वही बात आती है, इसके लिए फार्मर का एजुकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फार्मर को प्रॉपर नॉलेज होगी तभी तो वो डिसाइड कर पाएगा कि किस सीजन में कहां पर किस टाइम के लिए कितनी टाइप की कौन सी क्रॉप लगानी है ना। तो इसके लिए फार्मर का एजुकेट होना जरूरी है। क्लियर? इफ क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली, अगर क्रॉप रोटेशन को सही से परफॉर्म किया जाए, then 2 or 3 crops can be grown in a year with good harvest। तो पूरे साल में 2 या 3 अलग अलग तरह की हम क्रॉप्स को उगा सकते हैं। इससे हमें वैरायटी मिलेगी, सॉइल के सभी न्यूट्रिएंट्स यूज होंगे और जो फेलियर का रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। किस किस को समझ आ रही है सारी चीजें? सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न्स। पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे पैटर्न्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कि अब मुझे अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट भी तो करना है। जो क्रॉप मैंने लगाई, अच्छी से अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज किए, HYV सीड्स यूज किए। HYV की फुल फॉर्म बताई थी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये जो HYV सीड्स हैं ये तो मैंने अच्छे से अच्छे लगा दिए, महंगे से महंगे खरीद के ले आया मैं एज अ फार्मर, ठीक है। फर्टिलाइजर्स मैंने बहुत बढ़िया लगा दिए, सब काम बढ़िया कर दिया, सॉइल को मैंने ऐसा कर दिया परफेक्ट, ठीक है। प्लांट्स सीड्स में बढ़िया क्वालिटी के लिया। अब वो जब क्रॉप उगेगी तो वो क्रॉप तो बढ़िया उग रही है, लेकिन अब मुझे उसे क्या करना है? प्रोटेक्ट। क्या करना है उसे? तो वो किस में आता है? किसमें आता है वो? एज अ फार्मर जरा सोचने की कोशिश करो, मैंने अभी तक क्या किया है। मैंने एज अ फार्मर HYV सीड्स लिया है, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स लिया है, नई वैरायटी के महंगे से सीड्स लिया है। दूसरा काम मैंने क्या किया, सॉइल को ऐसा कर लिया एकदम बिल्कुल बढ़िया, मैन्योर्स का यूज करके या फर्टिलाइजर्स का यूज करके उसके न्यूट्रिएंट्स बढ़ा दिए जो मेरी मेन क्रॉप को चाहिए, ठीक है। तीसरा, मैंने इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत बढ़िया कर दी, या तो वेल्स का यूज कर लिया, डग वेल या फिर ट्यूबवेल का यूज कर लिया, या फिर कैनाल सिस्टम का, रिवर लिफ्ट सिस्टम का, टैंक्स का यूज कर लिया, या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज कर लिया। वो भी मैंने सारा जुगाड़ कर रखा है, ठीक है। सब कुछ रेडी है, सीड्स रेडी है, सॉइल रेडी है, पानी रेडी है, सब कुछ ओके। अब क्रॉप बढ़िया होनी शुरू हो गई, लेकिन अब मुझे उस क्रॉप को क्या करना है? तभी तो वो क्रॉप बचेगी। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रॉप प्रोटेक्शन। ये किस किस को समझ आ रही है? तो कैसे करना है और क्यों करना है और किससे करना है वो देख लेते हैं। फील्ड क्रॉप्स को हम जब उगाते हैं तो वहां बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स भी उगते हैं। अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? वीड्स। घास फूस जो उग जाती है वो भी क्या करती है? वो मेरी मेन क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स खा जाती है। वो जो न्यूट्रिएंट्स मैंने पैसा लगाकर अपनी सॉइल में बढ़ाए हैं उनको कौन खा रहा है? घास फूस। उस घास फूस का मेरे लिए कोई यूज नहीं है। तो वो अनवांटेड प्लांट्स वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? फिर आते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में आ जाते हैं छोटे छोटे कीड़े जो मेरे प्लांट्स को, मेरे प्लांट के पार्ट्स को, उनके स्टेम को, उनकी रूट्स को, उन पे लगने वाले फ्रूट्स और फ्लावर्स को खाने का काम करते हैं। तो वो भी मेरे प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। पेस्ट एंड डिजीजेस, सारे के सारे जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी रोडेंट्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं मेरे प्लांट्स को खाने का और मेरे प्लांट्स को बीमार करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन सब से मुझे क्या करना है? अपनी क्रॉप को If weeds and pests are not controlled at right time, then they can damage the crops. अगर हम weeds को और pests को, insects को या बैक्टीरिया वायरस को सही टाइम पे नहीं पकड़ेंगे तो वो पूरी क्रॉप को क्या कर देंगे? डैमेज कर देंगे। ठीक है, weeds are unwanted plants in the cultivated field। ये कुछ weeds के एग्जांपल्स हैं, ये आपके पास नोट्स में भी लिखे हुए होंगे, इनको आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में ये MCQ के तौर पर या assertion reason के तौर पर आ सकते हैं। ठीक है, थोड़े अजीब से नाम है लेकिन याद रखना है। जैसे कि ज़ेंथियम, क्या बोलते हैं इसको? गोखरू। पैर्थीनियम, गाजर घास। साइपरिनस रोटेंडस, मोठू। ठीक, तो ये थोड़े अजीब अजीब से नाम है लेकिन हमें याद तो रखनी है। ओके, अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आता है कि वीड्स कैसे नुकसान पहुंचाते हैं हमारी मेन क्रॉप को।
वीड्स से क्या खतरा है, ठीक है। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है कि वीड्स से क्या खतरा है, वीड्स कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें आपको लिखना है कि जो वीड्स होते हैं दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। ये तीनों चीजों के लिए लड़ते हैं हमारी मेन क्रॉप से। ये जो फूड हम अपनी मेन क्रॉप को दे रहे थे, न्यूट्रिएंट्स, ये उसे भी कंज्यूम करेंगे। स्पेस भी मांगेंगे, जब ग्रो करेंगे तो इन्हें स्पेस भी चाहिए, वो भी किसका लेंगे, हमारी मेन क्रॉप का। जब ये ग्रो करेंगे तो इन्हें सनलाइट भी चाहिए, उसके लिए भी ये हमारी मेन क्रॉप की सनलाइट को रोक लेंगे, है ना। तो ये हमारी मेन क्रॉप से हर चीज में क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इनको एलिमिनेट करना जरूरी हो जाता है। छोटी फील्ड है तो हैंड पिकिंग करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बड़ी फील्ड है तो हैंड पिकिंग मुश्किल हो जाता है, वहां पर हम स्पेशल केमिकल्स का यूज करते हैं जिनको हम वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स बोल देते हैं। ये चीज समझ आ रही है सबको बच्चों? एनी डाउट एनीवन? नो? Weeds take up nutrient and reduce the growth of the main crop. Therefore, removal of weeds is essential for good harvest. ये कुछ weeds के एक्स्ट्रा जो प्लांट्स उग जाते हैं उनके एग्जांपल्स हैं पिक्चर्स की फॉर्म में। कोई सा देखा आप लोगों ने इनमें से? लास्ट वाला देखा होगा? किस किसने देखा लास्ट वाला? बीच वाला? बीच वाला ज्यादा नहीं देखा? और फर्स्ट वाला? चलो। So these are basically unwanted plants, unwanted इसलिए क्योंकि ये हमें फायदा नहीं कर रहे हैं, ओके। उसके बाद चलो वीड्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि वीड्स कैसे नुकसान करते हैं, एक क्वेश्चन तो ये आता है। फिर आता है वीड्स के एग्जांपल, वीड्स के 3 एग्जांपल्स हो गए आपके पास। फिर आता है कि वीड्स को कैसे कंट्रोल करना है, तो स्मॉल लैंड के लिए हैंड पिकिंग और बड़े लैंड के लिए हर्बिसाइड्स या वीडीसाइड्स। फाइन। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स कैसे हमारे प्लांट्स को अटैक कर सकते हैं, प्लांट पार्ट्स को। तो उनको अटैक करने के क्या क्या तरीके हैं। एक तरीका है वो क्या करते हैं, कट कर देते हैं रूट को, स्टेम को, लीफ को। जो प्लांट की रूट है, स्टेम है, लीफ है, उसमें उनको क्या करते हैं, वो खाने के नाम पर उनको कट कर देते हैं, ठीक है। इससे मेरे प्लांट का नुकसान होता है। एक तरीका ही हो गया। दूसरा तरीका हो गया, मेरे प्लांट के सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसको हम सेल सैप बोलते हैं, वो उसको सक कर लेते हैं, ठीक है, जो कि उसके लिए प्लांट सेल के लिए हेल्दी था, अब इन्होंने सक कर लिया। जैसे मॉस्किटो हमारा ब्लड सक कर लेता है, ऐसे ही कुछ इंसेक्ट्स प्लांट के हेल्दी सेल्स में से सेल के सैप को, यानी कि सेल के लिक्विड को, फ्लूइड को क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज समझ आ रही है सबको? इसके अलावा वो क्या करते हैं, दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स। वो बोर करना मतलब होल करना, होल करके स्टेम्स के या फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के अंदर तक चले जाते हैं और फिर वो अंदर से उस फ्रूट को, उस वेजिटेबल को खराब करना शुरू कर देते हैं। ये किस किस को समझ आ रहा है? ये तीनों तरीके हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, हाउ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट अटैक द प्लांट्स। तो कितने तरीके से अटैक कर सकते हैं? एक तो सिंपल सा तरीका हो गया कि उसके पत्ते को काट लिया, उसकी टहनी को काट लिया, उसके रूट्स को काट लिया। दूसरा तरीका हो गया उसके सेल्स के अंदर जो हेल्दी फ्लूइड था उसको सक कर लिया। तीसरा तरीका हो गया कि स्टेम के अंदर, फ्रूट्स के अंदर होल बनाकर उसके अंदर चले गए। तीनों तरीके किस किस को समझ आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? रणवीर को क्लियर हो रहा है? ध्यान है यहीं पर रणवीर? चलो, एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? नो? आगे डिस्कस करेंगे। डिजीज, प्लांट्स में डिजीज भी होती हैं, जैसे ह्यूमंस में और एनिमल्स में डिजीज होती है। अभी कौन सा वायरस चला था? कोरोना वायरस था, है ना। तो वो जो कोविड-19 वाला वायरस था उसमें ह्यूमंस को डिजीज फैल रही थी, बहुत ज्यादा कंटेजियस था, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एकदम से ट्रांसफर हो जाता था, राइट। तो ऐसी ही कुछ डिजीजेस प्लांट्स में भी होती हैं, नॉट ओनली इन ह्यूमंस, नॉट ओनली इन एनिमल्स। प्लांट्स में भी बैक्टीरिया और वायरस की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होती है बच्चों? डिजीजेस होती हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया, वायरस जिनकी वजह से डिजीज होती है, उनके लिए स्पेशल वर्ड होता है पैथोजेंस। क्या बोलते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजेंस। लिखना चाहो लिख लेना मार्जिन में, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग microorganisms are known as pathogens. Disease causing microorganisms are known as pathogens. Disease causing microorganisms are known as pathogens. किसी को पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? 5। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? ये हमें क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से। हमें क्लास 9 का नहीं याद आ रहा, आप क्लास 8 की बात कर रहे हो।
क्लास 8 में एक चैप्टर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से। 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाए जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। ठीक है, 5 अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियां फैलाते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? अच्छा, ये तो याद होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम का चैप्टर था, ये किस किस को याद है 8th क्लास में? चलिए ध्यान दीजिए, ये जो पैथोजेंस हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारियां फैलाते हैं प्लांट्स में, बैक्टीरिया, वायरस, ये प्लांट्स के पास कैसे पहुंचेंगे? ये सॉइल के थ्रू जा सकते हैं, एयर के थ्रू जा सकते हैं, वाटर के थ्रू जा सकते हैं। हमारी बॉडी में पैथोजेंस कैसे जाते हैं? जो पानी हम पीते हैं उसमें बैक्टीरिया वायरस के थ्रू जा सकता है ना। जो खाना हम खाते हैं उसमें बैक्टीरिया वायरस हो सकता है। जो हवा में सांस हम लेते हैं उसमें बैक्टीरिया वायरस हो सकता है। तो हमारी बॉडी में भी तो इन 3 चीजों की तरह जाते हैं। मेनली 3 चीजों से आते हैं, एयर से, वाटर से, या फूड से, या फिर इंसेक्ट से, जैसे कि मॉस्किटो, है ना। तो ये हमारी बॉडी में जाते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी जा सकते हैं। प्लांट्स के अंदर कैसे जा सकते हैं? सॉइल से, वाटर से, या फिर एयर से। ये किस किस को समझ आ रही है? तो अभी तक हमारे प्लांट्स को, हमारी क्रॉप्स को किस किस से खतरा है? वीड से, पेस्ट और इंसेक्ट से, रोडेंट से, और पैथोजेंस से। व्हाट आर पैथोजेंस? एक साथ बोलेंगे, व्हाट आर पैथोजेंस? Disease causing microorganisms. व्हाट आर पैथोजेंस? Disease causing microorganisms. ध्यान रखोगे इस चीज का, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है, ऐसा आ जाएगा, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डैश 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 डैश, है ना। तो ऐसे 4 ऑप्शन हो जाएंगे, सही वाला कौन सा होगा? एम आई क्लियर? नेक्स्ट, वीड्स, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिजीजेस फैलती हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारे मेथड्स की ऐसे, जैसे कि पेस्टिसाइड्स यूज कर लिया पेस्ट और इंसेक्ट्स के लिए, हर्बिसाइड्स यूज कर लिया। हर्बिसाइड्स वीड किलर्स होते हैं, वीडीसाइड्स भी बोल सकते हैं, हर्बिसाइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स यूज कर लिया, फंगिसाइड्स यूज कर लिया। ये सारे के सारे केमिकल्स हैं जो हम अपनी क्रॉप्स के ऊपर छिड़क देते हैं या सीड्स के ऊपर छिड़क देते हैं, ताकि हमारी जो मेन क्रॉप है वो सेफ रहे, उसको जल्दी से कोई भी बीमारी ना लगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इनका एक्सेसिव यूज करते हैं केमिकल्स का, तो उससे नुकसान होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ दीज केमिकल्स कैन बी पॉइजनस टू मेनी प्लांट्स। प्लांट्स के लिए भी पॉइजनस हो सकते हैं, और उस प्लांट को खाने वाले एनिमल के लिए भी क्या हो सकते हैं? ये पॉइजनस। और इनकी वजह से क्या हो सकती है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। कैसे? देखना, ध्यान से समझना। ये जितने भी केमिकल्स आपने अभी डाले, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फ्यूमिसाइड्स, है ना, हर्बिसाइड्स, या इसके अलावा फर्टिलाइजर्स जो हम डालते हैं, ऑल दीज आर केमिकल्स। और ये सारे केमिकल्स मोस्टली वाटर सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल होने का मतलब है वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे। वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे तो प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं? रूट्स के थ्रू प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वाटर के साथ साथ ये केमिकल्स भी प्लांट्स के अंदर चले जाएंगे। तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लीव्स के अंदर चले जाएंगे। तो अगर आप कोई फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट से खरीद कर ला भी रहे हो, तो आप उसे बाहर से ही तो वॉश करोगे, अंदर के केमिकल्स थोड़ी ना निकाल सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वो जो अंदर के केमिकल्स हैं, जब हम उनको खाएंगे तो वो हमारे लिए हार्म करेंगे, हमारी बॉडी को हार्म करेंगे। ये किस किस को समझ आ रही है? जो ह्यूमंस उनको खाएंगे या कोई एनिमल उनको खाएगा, तो उसकी बॉडी में भी केमिकल्स चले जाएंगे और वो उसको क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे, उनके लिए पॉइजनस होंगे। एम आई क्लियर? इसके अलावा ये एक्सेसिव यूज करने की वजह से, एक्स्ट्रा होने की वजह से, कई बार तेज बारिश के पानी के साथ ये बहकर रिवर्स में चले जाते हैं, ओशियंस में चले जाते हैं। वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को भी ये खराब कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिशेस रहती हैं। उनको फिशेस को थोड़ी ना पता है कि जो पानी में आ रहे हैं ये पार्टिकल्स, ये केमिकल्स हैं। वो तो उसको फूड समझ के कंज्यूम कर लेती है, फिर वो केमिकल्स उनकी बॉडी में चले जाते हैं। तो ये वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। इस तरह से ये हमारे एनवायरनमेंट में काफी सारी प्रॉब्लम्स लाते हैं। ये किस किस को समझ आ रहा है? क्लियर है? एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? वीड्स को हम वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं मैकेनिकल मेथड की ऐसे, जो मैंने बताया आपको, कि एक तो आप हैंड पिकिंग करके उनको हटा सकते हो, या फिर जो आपने सीड बेड लगाया है, मतलब सीड्स को बिछाने से पहले प्रॉपर प्लोइंग करते हैं, सॉइल को इस तरह से मल्च किया जाता है, ऊपर नीचे हटाया जाता है, उसकी प्लोइंग की जाती है ट्रैक्टर्स की हेल्प से या कुछ एनिमल्स की हेल्प से। और उस प्रॉपर सीड बेड को बनाने के लिए ना, हम जब प्लोइंग करते हैं तो ये जो वीड्स होते हैं जो नीचे पहले से दबे हुए थे, ये सारे हट जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? वीड्स बाद में पैदा ही नहीं होते। क्लियर?
तो एक फायदा ये हो जाता है इससे। तो सीड बेड जब हम बनाने वाले हैं जिसमें हम सीड्स लगाएंगे ना अपनी सॉइल में, तो उस सॉइल में सीड्स लगाने से पहले मैंने उस सॉइल की प्लफिंग करा दी किसी मशीन की हेल्प से या एनिमल्स की हेल्प से, ताकि वो सॉइल सारी ऊपर नीचे हो सके और उस सॉइल में नीचे से अगर कोई प्लांट्स पहले से उगने वाले थे तो अब वो ना उगे, वीड्स कंट्रोल हो जाए। ये किस किस को समझ आया? प्लोइंग किस किस को पता है? कुछ प्लोइंग बोल देते हैं, कुछ प्लफिंग बोल देते हैं, पता है सबको? ठीक है, खेत को जोतना, मिट्टी को जोतना इज प्लोइंग। ठीक है, इसके अलावा टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, आपने लैंड को खाली छोड़ा ही नहीं है, आपने पहले क्रॉप ए लगाई, फिर क्रॉप बी लगाई, फिर क्रॉप सी लगाई। इस मेथड को क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो वीड्स को उगने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, जगह भी नहीं मिलेगी। इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सारे के सारे जितने मेथड्स हैं ये कहीं ना कहीं वीड कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि अनवांटेड प्लांट्स को ग्रो होने का टाइम ही नहीं मिलता। क्लियर? ये था अभी तक कि हम अपने क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे जब वो उग रहे हैं। अब हमें अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है जब वो उग चुके हैं और हार्वेस्ट हो चुके हैं, कट चुके हैं। ठीक है, एज अ फार्मर मैंने बहुत सारे बड़े से लैंड में बहुत सारी क्रॉप उगा ली, तो क्या वो सारी एक दिन में बिक जाएगी? या जिसको मैं बेचूंगा क्या वो सारा एक दिन में बेच देगा? नहीं ना, हमें कहीं ना कहीं इस क्रॉप को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो स्टोर करने के लिए मुझे बड़े बड़े गोडाउन्स की, बड़े बड़े गोदाम की, वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन एग्री कर रहा है इस बात से? सबका ध्यान नहीं है क्लास में? ठीक है, तो मुझे बड़े बड़े गोडाउन्स, बड़े बड़े गोदाम्स की, बड़े बड़े वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उन गोदाम में, उन वेयर हाउसेस में मुझे क्रॉप को कैसे स्टोर करना है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये, वहां मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर से क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस की ग्रोथ जल्दी जल्दी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एकदम ग्रो करते हैं और वो मेरी क्रॉप को खराब कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया होगा, आप एक एक्टिविटी खुद से घर पे करके देख सकते हैं। ब्रेड के 2 पीसेस ले लेना और दोनों को साइड में रख देना कहीं पर जहां पर आना जाना ना हो, और उन दोनों को सड़ने के लिए छोड़ देना। एक ब्रेड पर कुछ मत लगाना, एक ब्रेड पर हल्का सा पानी छिड़क देना। ठीक है, तो कौन सी ब्रेड जल्दी सड़ जाएगी? जिस पर पानी होगा। कौन कौन एग्री कर रहा है? रीजन? मॉइस्चर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, ब्रेड जल्दी से खराब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। एग्री करते हो इस बात से? ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, अगर मेरे वेयर हाउस में, गोडाउन में, जहां पर मैं अपनी क्रॉप्स रखने वाला हूं, वहां पर मॉइस्चर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एकदम ग्रो करेंगे और मेरी क्रॉप को क्या कर देंगे? खराब। तो इसलिए मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिस गोडाउन में मैं वो क्रॉप रखने वाला हूँ वहां कोई मॉइस्चर ना हो, मेरी क्रॉप के अंदर कोई मॉइस्चर ना हो। कैसे करें इस चीज को? कैसे ध्यान रखें? रुद्रांश कैसे ध्यान रखें बेटा इस चीज का कि मॉइस्चर ना हो? रिवर के आसपास ना हो जगह। ओके, अदनान एज अ फार्मर सोचने की कोशिश करो कि मेरी क्रॉप्स में कोई मॉइस्चर ना आए। इस चीज का मैं कैसे ध्यान रखूं? कंटेनर्स में रख सकते हैं। कंटेनर्स में रख सकते हैं। गुड। किसी ठंडी जगह पर? ठंडी जगह पर। ओके, एनीवन फ्रॉम द गर्ल्स साइड? सर ऐसी जगह पे जहाँ पे सीलन ना आए और धूप आए। हाँ, धूप। मेरी क्रॉप्स को 2-3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए धूप में डाल दो रोज, है ना? धूप में डाल दोगे तो क्या होगा, वहां से उनके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो सारा हट जाएगा। तो मेरी क्रॉप जो हो गई वो ड्राई हो गई, सूख गई है, वहां से मॉइस्चर हट गया। जिस गोडाउन में, जिस वेयर हाउस में मैं स्टोर करने वाला हूँ वहां से सारा मॉइस्चर हटा दो, मशीन्स की हेल्प से या पंखे की हेल्प से, हवा की हेल्प से, या वहाँ हीट करके, कैसे भी करके वहां से पूरी तरह से मॉइस्चर हटा दो। गोडाउन में तो हटाना आसान है ना? ठीक है, और अपनी मेन क्रॉप से भी मॉइस्चर हटा दो, उसको धूप में सूखने के लिए डाल दो। क्लियर? अब आपकी क्रॉप में मॉइस्चर नहीं है, जिस गोडाउन में आप स्टोर करने वाले हो वहां मॉइस्चर नहीं है, तब आपकी क्रॉप के खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये किस किस को समझ आ रही बात? नमन को क्लियर है? ठीक है। दूसरा, अब गोडाउन में रख दी, अब गोडाउन में खराब ना हो इसलिए गोडाउन में टेम्परेचर ठंडा रखा जाए, टेम्परेचर को मेंटेन करा जाए, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से ग्रो नहीं करेंगे। फ्रिज में जल्दी से खाना खराब नहीं होता ना, इसी वजह से नहीं होता, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर ठंडा होता है और टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से ग्रो नहीं कर पाते। तो उस गोडाउन में, उस वेयर हाउस में कोशिश की जाएगी कि टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके ताकि मेरी क्रॉप्स जल्दी से खराब ना हो। ये किस किस को समझ आ रहा है? नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है, कोई बता सकता है? रोडेंट्स। कौन? रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट। ये भी तो मेरी क्रॉप को क्या करेंगे?
हार्म करेंगे। ये क्या करेंगे मेरी क्रॉप को? तो वहाँ मुझे वेयर हाउस को, गोडाउन को इस तरह से रखना पड़ेगा कि वो बिल्कुल भी वहाँ पर रोडेंट्स की, इंसेक्ट्स की एंट्री ना हो, ताकि मेरी वो मेन क्रॉप को खराब ना कर सके। कोई दिक्कत परेशानी है इसमें? क्लियर है सबको? अगर मेरी क्रॉप्स खराब हो गई तो क्या होगा? उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, उसका डी कलराइजेशन हो जाएगा, उसका कलर फीका पड़ जाएगा, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, वो सील जाएगी, है ना? उसमें मॉइस्चर आने की वजह से वो सील जाएगी, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। तो क्या उसे खरीदेगा कोई जल्दी से? उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, और वो हेल्दी भी नहीं रहेगी खाने के लिए। तो इसलिए हमें स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज़ का। एक बार इस स्लाइड को पढ़ के देखो और कोई पॉइंट इसमें पहले ही बताया गया है इस स्लाइड में। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज लॉसेस आर, जो बायोटिक है, बायोटिक में आता है लिविंग वाले, बायोटिक लिविंग और एबायोटिक नॉन लिविंग। ये किस को पहले से पता है? सिट स्ट्रेट एवरीवन, प्लीज फोकस ऑन दिस स्लाइड। आनंदी भंडारी आप भी सीधे होकर बैठो, एक्टिव हो। इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंगाई, माइट्स, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती हैं, इसलिए इनको बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में आता है इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर, मॉइस्चर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जहाँ पर आपने स्टोर कर रखा है। इन सभी फैक्टर्स की वजह से, चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो चाहे वो एबायोटिक फैक्टर हो, इन सभी फैक्टर्स की वजह से क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है, हमारी जो क्रॉप है वो खराब होने लगती है। किस तरह से डिग्रेडेशन होता है? एक तो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, उसका वेट हल्का पड़ जाता है, उसकी जो जर्मिनेबिलिटी है, व्हाट डू यू मीन बाय जर्मिनेबिलिटी? जो उसकी ग्रोथ करने की कैपेसिटी है या उसकी जो वो होते हैं सीड्स बनाने की कैपेसिटी है, वो खराब होने लगती है, ठीक है। ग्रोथ एबिलिटी, डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस, जो हमारी मेन क्रॉप थी उसका क्या होने लगता है? डिसकलरेशन होने लगता है। ऑल लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी, उससे उसकी मार्केट वैल्यू पे बहुत असर पड़ता है। क्लियर है? तो आप जब मार्केट में जाते हो, जैसे सुपर मार्केट्स होते हैं जहाँ पर सारा सामान मिलता है, तो जब आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ पर मार्केट में आपके पास दालों का सेक्शन अलग होता है, आटे का सेक्शन अलग होता है। कभी देखा इस तरह के मार्केट में? कौन कौन गया आज तक? चलो बोलो। वहाँ पर अगर आपके पास 2 दाल के पैकेट रखे हैं, सेम दाल है येलो कलर की, ठीक है, एक तो बिल्कुल फीके से कलर की है और एक अच्छी सी शाइनिंग पॉलिश से कलर की रखी हुई है, तो कौन सा पैकेट हम चूज करेंगे? शाइनिंग वाला, ये सोच कर कि उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। हालांकि क्वालिटी दोनों की खराब ही है, बस उसने पॉलिश करके उसको रख रखा है, लेकिन फिर भी हमारा माइंड किस पे जाएगा कि ये पॉलिश है, इसका कलर अच्छा है, तो इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, है ना। तो खैर यही सब यहाँ पर हो रहा है। अगर हम अपनी क्रॉप को सही से स्टोर नहीं करेंगे तो हमारी क्रॉप की जो मार्केट वैल्यू है वो पूरी तरह से डाउन हो जाएगी। एम आई क्लियर फॉर एवरीवन? तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या रख सकते हैं? एक तो हमें अपने क्रॉप्स को और वेयर हाउस को पूरी तरह से क्या रखना पड़ेगा? क्लीन। प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट, पहले हमें अपनी क्रॉप्स को सुखाना पड़ेगा, किसमें? सनलाइट में, एंड देन इन शेड। पहले सनलाइट में सुखाओ, फिर उसे ढक कर रख दो ताकि अब भी उसके ऊपर कोई मॉइस्चर ना आ सके, ठीक है। फ्यूमिगेशंस करनी पड़ेंगी, कुछ केमिकल्स अपने वेयर हाउस में इस तरह के छिड़कने पड़ेंगे जिससे मेरी वेयर हाउस में, गोडाउन में कोई बैक्टीरिया वायरस ना आ सके। क्लियर? डेट किल पेस्ट, इंसेक्ट्स, इन सबको किल करने के लिए केमिकल्स छिड़कने पड़ेंगे। यहाँ तक समझ आया? तो अब हमारा ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश होने वाला है, बस कौन सा पार्ट बचा है? तो अभी तक मैंने जो आपको सिखाया इस पूरे चैप्टर में, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने शुरुआत से लेकर एंड तक सब कुछ सीख लिया। एज अ फार्मर सबसे पहले हमने सीखा कि हमें ऐसे सीड्स लेने हैं, ऐसी वैरायटी के सीड्स लेने हैं जिनसे प्रोडक्शन अच्छे से अच्छी हो, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन से सीड्स लिए थे हमने? फुल फॉर्म बोल दो एक साथ, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो ऐसे सीड्स लेने हैं, ऐसी वैरायटी के सीड्स लेने हैं जिनसे प्रोडक्शन अच्छी हो सके। तो पहला काम सीड्स चूज कर लिए। फिर दूसरा काम है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डाल दो। न्यूट्रिएंट्स डालने के लिए या तो मैन्योर्स या फिर ये किस किस को समझ आ रही बात? ताकि मेरे प्लांट्स प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स ले सके। तीसरा काम है इरिगेशन प्रोवाइड करना, कि मेरे प्लांट्स को जो क्रॉप उगने वाली है उसके पास प्रॉपर अमाउंट में क्या होना चाहिए? वाटर आना चाहिए, ठीक है। फिर होता है क्रॉप को, जब क्रॉप उग रही है तो अब उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट। तो आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्या आता है? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, जिसमें हम अपनी क्रॉप को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ये चीज समझ आ रही है?
फिर जब हमने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर लिया, अच्छे से बचा भी लिया सब चीज़ों से, अब क्रॉप हार्वेस्ट हो गई है, कट हो गई है, अब मुझे उसको स्टोर करके रखना है बच्चों। तो अब मुझे उसको स्टोर करके जहाँ पे रखना है तो वहाँ पर भी मुझे इसको बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ रखना पड़ेगा। उसको सुखा कर रखना है, जिस वेयर हाउस में रखूँगा वहाँ भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर फ्यूमिगेशन होना चाहिए, वहाँ पर कोई पेस्ट रोडेंट्स एंट्री ना ले सके, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख के हमें अपनी क्रॉप्स को स्टोर करना है, क्योंकि अगर क्रॉप्स को स्टोर हम ध्यान से नहीं करेंगे तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, उसका डिसकलरेशन हो जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एज अ फार्मर मुझे हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ये किस किस को समझ आ रहा है? तो अभी तक हमने इस चैप्टर में एज अ फार्मर सोचा है कि अगर मेरी कोई एग्रीकल्चर फील्ड है तो मैं उस पर किस किस चीज़ों का ध्यान रखूँ, ठीक है। वीड्स का कैसे ध्यान रखना है, इंसेक्ट्स का कैसे ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का हमें सब कुछ हमने पढ़ लिया। यहाँ तक अगर कोई डाउट है किसी को किसी भी तरह का तो प्लीज़ पूछो। नो डाउट्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के कि ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमें सारा फूड सिर्फ प्लांट से मिलता है। हमारा बहुत सारा इंडिया में फूड जो है वो हमें कहाँ से भी मिलता है, एनिमल्स से। 4 तरह के हमें मेन फूड मिलते हैं। फर्स्ट मिल्क। किस किस के घर पर मिल्क अवेलेबल है डेली बेसिस पर? श्री को छोड़ के सबके घर पर मिल्क अवेलेबल है। श्री है तो फिर रीजन क्यों नहीं गया? तो मिल्क आ जाता है, वो हम अपनी डाइट में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हेल्दी माना जाता है मिल्क हमारे लिए। दूसरा आता है मीट। मीट भी हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से। एनिमल्स से, उसको भी लोग बाग फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। तीसरा आता है एग्स। एग्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से, उसको भी लोग बाग फूड के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। चौथा आता है हनी। हनी भी हमें कहाँ से मिलता है, और उसको भी लोग बाग फूड आइटम के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। ये किस किस को समझ आ रहा है? तो ये जब चारों चीज़ें जो कि बहुत सारे लोगों के लिए मेन फूड सोर्सेज हैं, जब ये चारों चीज़ें हमें एनिमल्स से मिल रहे हैं तो हम एनिमल्स को प्रॉपर तरीके से पालेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, ताकि ये चारों चीज़ें जो हमें मिल रही हैं सही अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में हमें मिलती रहे और हेल्दी वे में मिलती रहे। तो हम साइंटिफिक तरीके से एनिमल्स को पालने वाले हैं, और उसी साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। साइंटिफिक तरीके से एनिमल्स को पालना ताकि उनसे मिलने वाला फूड बढ़िया क्वालिटी का हो, अच्छे से अच्छा फूड हमें मिल सके और कम कॉस्ट में मिल सके। इस पूरे मेथड को हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। वंशी कोई डाउट है आपको बेटा? अनुषी? Scientific management of animal livestock is basically known as animal husbandry. Animals को पालना, इस तरह से पालना, साइंस की हेल्प से पालना, साइंटिफिक मैनेजमेंट की हेल्प से पालना, ताकि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे, उनसे मिलने वाला फूड भी अच्छा रहे और कम से कम कॉस्ट में हमारा काम हो जाए। ये सारे के सारे मेथड्स, ये सब क्या कहलाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? हम ध्यान रखेंगे उनकी फीडिंग कैसे होनी है, उन एनिमल्स को क्या खिलाना है, कब खिलाना है, किस टाइम ज़्यादा किस टाइम कब, ये सब हम साइंस की हेल्प से देखेंगे। उनकी ब्रीडिंग कब करानी है, ठीक है, वो कब यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे, कब बेहतर समय है, वो सब हम साइंस की हेल्प से देखेंगे। उनकी डिजीज़ कंट्रोल कैसे करनी है, उनको लगने वाली डिजीज़ किस वजह से होती हैं, किस बैक्टीरिया से, किस वायरस से, किस वजह से होती हैं, उनको देखना है, फिर उन्हें रोकना है, वो भी हम किसकी हेल्प से देखेंगे, साइंस की हेल्प से देखेंगे। तो सब कुछ हम साइंटिफिक मैनेजमेंट देखने वाले हैं एनिमल्स को पालने का, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिमल। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को? क्या क्या मिलता है हमें एनिमल्स से? एक और बताया, मिल्क, एग और मीट, और ठीक है। ऑल्सो हमें एनिमल्स को पालते हुए ये भी ध्यान रखना है कि उनके साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उनके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती ना की जाए, ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फूड बनाया जाए। तो इस तरह की कोई जोर ज़बरदस्ती ना की जाए, ये भी हम इस चीज़ में ध्यान रखते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हम देखेंगे कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में हम देखेंगे कैसे हम काव को, बफेलो को पालते हैं ताकि उनसे हमें क्या मिल सके, मिल्क मिल सके, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग में हम चिकन्स को, बर्ड्स को पालते हैं ताकि उन बर्ड्स से हमें क्या मिल सके, एग या फिर मीट। जो मीट प्रोडक्शन के लिए हम बर्ड्स पालते हैं उनको ब्रॉयलर्स बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिश प्रोडक्शन, तो फिश से हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है। तो फिश प्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया का बहुत सारा एरिया ऐसा है जो डायरेक्टली टच में है ओशियंस के साथ, सीज के साथ, तो हमारे यहाँ फिश का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। फिर आता है बी कीपिंग। बी से क्या मिलता है, बी से क्या मिलता है, कैटल से
कैटल से क्या मिलता है? कैटल्स में आ जाते हैं गाय भैंस बकरी जो होते हैं, काऊ गोट बफेलो, ये सब कैटल्स में आ जाते हैं। कृष्णा बेटा सीधे ऊपर बैठो। तो ये सब किस में आएंगे? कैटल फार्मिंग में। पोल्ट्री फार्मिंग में कौन आएंगे? चिकन्स, बर्ड्स, जिनसे हमें क्या मिलेंगे? एग या फिर फिश प्रोडक्शन में आ जाएगा। फिशेस को कैसे पालना है, फिशेस को कैसे प्रोड्यूस करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फिश मार्केट को बढ़ा सके। इसके अलावा बी कीपिंग में आ जाएगा कि हम बीज को, हनी बीज को कैसे पालें ताकि उनसे हमें क्या मिल सके? हनी मिल सके, शहद मिल सके। ठीक है, तो अब ये हमारा 4 पार्ट्स हमें पढ़ने हैं और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फार्मिंग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है, फटाफट से सारी चीज़ें समझ आएंगी। और आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको पहले से ही पता हैं या आपने पहले से ही देख रहे। समझने की कोशिश करें। पहले तो ये ध्यान रखो, कैटल फार्मिंग में हम किस किस को पालेंगे? काऊ, गोट, बफेलो। एलिफेंट कौन बोल रहा है? एलिफेंट से भी दूध मिलता है। कैटल्स में हम किस किस को पालेंगे? काऊ, गोट, बफेलो। इनसे हमें क्या मिलता है? क्या हुआ? एलिफेंट का दूध भी दो। इनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क। क्या मिलता है इन सबसे हमें? क्योंकि इन सबसे हमें मिल्क मिलता है, इसलिए हम इनको मिल्च एनिमल्स भी बोलते हैं या फिर डेयरी एनिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, डेयरी पता है? डेयरी से जाते हैं, दूध दही मक्खन पनीर खरीद के ले आते हैं, तो वो डेयरी जो वर्ड आ रहा है वो इन्हीं के लिए आ रहा है जहाँ से दूध की बात हो रही है, मिल्क की बात हो रही है। तो ऐसे एनिमल्स जिनसे हमें दूध मिलता है उनको हम मिल्च एनिमल्स या फिर डेयरी एनिमल्स के नाम से जानते हैं। मिल्च एनिमल्स या फिर मिल्च एनिमल्स या फिर ये किस किस को समझ आएगा? मेल से थोड़ी ना निकालेंगे, लेकिन दूध किससे निकलेगा? फीमेल से। तो मेल्स वालों से क्या कराया जाए? मेल्स वालों से कराओ लेबर। ठीक है, भारी भारी लेबर कराओ, वजन उठवाओ उनसे, उसको बोलते हैं ड्रॉट लेबर। क्या बोलते हैं? तो यहाँ से हमें 2 तरह के एनिमल्स मिलते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स, जिनसे मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, दे आर नोन एज, ऑल्सो नोन एज डेयरी। उनको हम मिल्च एनिमल्स बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? While the other ones used for farm labors are called, जिनको हम लेबर के तौर पे यूज करते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले आना है, प्लोइंग करानी है, तो क्या कहलाते हैं? ड्रॉट एनिमल्स कहलाते हैं। तो व्हाट आर मिल्च एनिमल्स व्हिच गिव्स अस मिल्क। जो ड्रॉट एनिमल्स होते हैं वो कौन होते हैं? जो लेबर करते हैं, जो जिनसे हम फार्म पर क्या कराते हैं? लेबर कराते हैं। ये किस किस को समझ आया? रणवीर जी, आप भी कभी कभी हैंड रेस कर दिया करो, पता रहेगा हमें। जाग रहे हो आप? जाग रहे हो? वैसे दूध पी के आए हो आज? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता है कि गाय सारा टाइम दूध नहीं देती है? आपको पता होना चाहिए कि गाय हो या बफेलो हो, ये सारा टाइम दूध नहीं देती है। जब इनका बेबी होता है, ठीक है, जब कोई काफ पे पैदा होता है, तो उस टाइम उसके नरिशमेंट के लिए इनकी बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उसका एक टाइम पीरियड होता है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कुछ का 1 साल तक भी होता है। सिर्फ उसी टाइम पर उस गाय की या उस बफेलो की बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? मिल्क प्रोड्यूस होता है। और उस पीरियड ऑफ टाइम को, जब तक वो दूध देगी, उस पीरियड ऑफ टाइम को हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चों? समझना इस चीज को ध्यान से। गाय या बफेलो, काऊ या बफेलो जो है, ये सारा टाइम दूध नहीं देती। हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारे पास रोज दूध आ रहा है, लेकिन ये रोज दूध नहीं देती हैं। जब इनकी बेबी फॉर्मेशन होती है, उस टाइम पर इनकी बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस होता है उस बेबी के नरिशमेंट के लिए। लेकिन हम उस बेबी को अलग कर देते हैं, उसको नरिशमेंट अलग से देते हैं, उसको कुछ फूडर क्रॉप्स खिलाकर या किसी और तरीके से, और उस मिल्क को हम यूज कर लेते हैं किसके लिए? बेचने के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है, तो जिस टाइम तक उसकी बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस होगा तब तक वो दूध देगी, उसके बाद वो दूध नहीं देगी। तो वो जितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसकी बॉडी में दूध प्रोड्यूस होता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड ज्यादा होना चाहिए, कम? कौन कौन कह रहा है ज्यादा? तभी तो दूध ज्यादा टाइम तक मिलेगा। कैटल फार्मिंग में 2 चीजों के लिए की जाती है, एक तो मिल्क के लिए और एक ड्रॉट लेबर के लिए। ठीक है, एक तो मिल्क प्रोड्यूस करना है उनसे ताकि मिल्क को कमर्शियल पर्पस पर बेचा जा सके, और दूसरा लेबर करा सकते हैं हम। जो फीमेल वाले होते हैं उनसे मिल्क प्रोड्यूस कराते हैं, और जो मेल वाले होते हैं उनसे लेबर कराते हैं। ठीक है, फार्म लेबर करा देते हैं। फिर इंडियन कैटल्स में मेनली 2 आते हैं, एक काऊ और एक बफेलो। हर एक ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम होता है ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सेम नेम से उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। क्लियर? तो काऊ का बायोलॉजिकल नेम होता है बोस इंडिकस, और बफेलोस का नाम होता है बोस बुवेलिस। जल्दी से याद करो ये दोनों नाम, अभी सुनने वाला है।
काओ का बॉस इंडिकस और बफेलोस का बॉस बुबेलिस। ये इनके बायोलॉजिकल नेम है, ये पेपर में पूछे जाएंगे। चलो पूछते हैं। यश गुप्ता, काओ का बायोलॉजिकल नेम और बफेलो का? बॉस बुबेलिस। राधिका गुप्ता, Sir, Bos indicus for cows and Bos bubalis for buffaloes. शुभ, Sir, Bos indicus for cows and Bos bubalis for buffalo. यश मित्तल, Bos indicus for cow and Bos bubalis for buffalo. उमंग, Bos indicus for cow, Bos bubalis for buffaloes. सांची, Bos indicus for cows, Bos bubalis for buffaloes. सार्या, Bos indicus for cows, Bos bubalis for buffaloes. प्यारे। Bos indicus for cows, Bos bubalis for buffaloes. ये इनके बायोलॉजिकल नेम है, ये आपको याद रखने हैं, ये पेपर में आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू में या एग्जर्शन रीजन में, ठीक है। फिर ये मैंने आपको बता दिया, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स जो होती हैं वो मिल्क एनिमल्स या फिर डेयरी एनिमल्स कहलाती हैं, क्योंकि उनसे हमें मिलता है मिल्क। फिर जो फार्म लेबर के लिए यूज करते हैं ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोल देते हैं? ड्रॉट एनिमल्स बोल देते हैं। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि उसका लैक्टेशन पीरियड कितना है, उस काऊ का, उस बफेलो का लैक्टेशन पीरियड कितना है। मैंने आपको बताया कि लैक्टेशन पीरियड जो होता है वो सारा टाइम नहीं रहता, वो सिर्फ तब होता है जब बेबी फॉर्म होता है, ठीक है। जब वो बेबी को बर्थ देगी तब उसकी बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस होगा और वो 5-6 महीने 1 साल तक चल सकता है। अलग अलग गाय का, अलग अलग भैंस का लैक्टेशन पीरियड अलग अलग होता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द लैक्टेशन पीरियड, मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काऊ। लैक्टेशन पीरियड किस किस को समझा है? लैक्टेशन पीरियड वो वाला समय है जिसमें उसकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा? मिल्क। सारा टाइम प्रोड्यूस नहीं होता। आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी कुछ टाइम के लिए प्रोड्यूस होता है, कुछ में 7-8 महीने के लिए, कुछ में 1 साल तक भी होता है। डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की, कौन सी स्पीशीज की काऊ या बफेलो है, ठीक है। फिर जो ये एनिमल्स होते हैं, काऊ बफेलो, जिनको हम पालते हैं, इनकी रेगुलर ब्रशिंग की, रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत होती है। इनके जो फ्लोर्स होते हैं उन पर पानी नहीं होना चाहिए। इनको प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ शेड प्रोवाइड कर देना चाहिए जो चारों तरफ से ऊपर से बंद हो, ताकि वहाँ बारिश धूप से कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। वहाँ पर बैक्टीरिया वायरस का हमें ध्यान रखना है, वहाँ पर इंसेक्ट्स का हमें ध्यान रखना है, ताकि बीमारियाँ ना हो। क्योंकि अगर बीमारियाँ होंगी तो एक तो मिल्क नहीं प्रोड्यूस होगा सही से, वहाँ लॉस होगा, और दूसरा दवाइयों का खर्चा, है ना। तो हमारा क्या होगा? वहाँ पर लॉस होगा। क्लियर? तो देखो, हमें ना 2 अलग अलग तरह के फूड्स साइंटिफिक तरीके से उनको देने होते हैं कैटल्स को, अपनी काऊ को और बफेलो को। एक फूड तो ऐसा जाता है उनके लिए जिससे उनकी लाइफ हेल्दी रहे, ठीक है, क्योंकि लाइफ हेल्दी होना उनके लिए जरूरी है। दूसरा फूड उनको इस तरह का दिया जाता है जिससे उनकी बॉडी में ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो, ठीक है। दोनों तरह के फूड जरूरी है। एक तो हेल्दी रहने का फूड जरूरी है, और दूसरा एक ऐसा फूड जिससे क्या प्रोड्यूस होता है? ज्यादा मिल्क। ये किस किस को समझ आ रही है? तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टाइप्स ऑफ फूड आर रिक्वायर्ड। एक तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फॉर एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ। एक तो ऐसा फूड चाहिए जिससे वो एक हेल्दी लाइफ जी सके, वो हेल्दी रहे एनिमल, ठीक। दूसरा चाहिए जिससे उसकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज बढ़ जाए, यानी कि उसका लैक्टेशन पीरियड के टाइम पर जो मिल्क सही से बनना चाहिए या ज्यादा बनना चाहिए, इस तरह का फूड उसको दिया जाए, ठीक है। फिर एनिमल फीड में, यानी कि कैटल्स की फीड में हम 2 तरह के फूड्स यूज करते हैं। एक तो रफेज, जिसमें फाइबर होता है। रफेज वो वाला फूड होता है विच इज रिच इन फाइबर। ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ये सब चीजें क्वेश्चंस में आती हैं। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप उससे करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे पूछी जाती हैं एक चीजें। तो आपसे पूछे जाएंगे कि बताओ 2 तरह के कौन से फूड्स हम कैटल्स को दे सकते हैं। तो एक तो रफेज विच इज रिच इन फाइबर, जो कि फाइबर जो होता है उनके स्टमक के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए काफी हेल्पफुल होता है, हेल्दी होता है। दूसरा कंसंट्रेट्स। कंसंट्रेट्स वो वाले फूड्स होते हैं विच आर हाई इन प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो एक तो रफेज है जो कि किसमें रिच होता है? फाइबर्स में। और दूसरा कौन सा है? कंसंट्रेट, जो कि किसमें रिच होता है? प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स में। ये किसी को समझ आ रही बात? एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? तो आपको मैंने अभी तक क्या क्या चीजें बताई हैं याद रखने की। सबसे पहले आपको याद रखना है मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर नोन एज मिल्क एनिमल्स, या फिर और जिनको फार्म लेबर के लिए यूज किया जाता है ड्रॉट एनिमल्स। दूसरा चीज आपको याद रखना है इनके बायोलॉजिकल नेम। काऊ का और बफेलो का बॉस, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है इन्हें फूड कितने तरह का देना है। एक तो फूड ऐसा देना है जिससे ये हेल्दी लाइफ जी सके। दूसरा फूड ये देना है कि जो इनका लैक्टेशन पीरियड है उसमें मिल्क अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस हो सके, ज्यादा क्वांटिटी में और ज्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। किस तरह का फूड इनको दिया जाता है? एक तो रफेज विच इज रिच इन, और दूसरा कंसंट्रेट विच इज रिच इन प्रोटीन्स एंड। ये किस किसको समझ आ रही है?
ये सारी चीज़ें तो हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल होती हैं कहीं ना कहीं। हमें भी तो फूड ऐसा ही खाना चाहिए जो हमारे लिए हेल्दी हो, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती हैं वही सब चीज़ें हम किसके ऊपर एप्लीकेबल कर रहे हैं, एनिमल्स के ऊपर। बस थोड़ी सी साइंस का यूज़ कर लिया, किस तरह का फूड अच्छा रहेगा, किस तरह की वैक्सीनेशन ठीक रहेगी, किस बैक्टीरिया वायरस से खतरा है, कैसे उनसे बचाना है, ये सब हमने साइंस की हेल्प से यूज़ किया, इसलिए इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? हेल्दी एनिमल्स को रेगुलरली फीड कराओ, उनके पोस्चर का ध्यान रखो, कोई बाहर से उनके ऊपर पैरासाइट ना आए, कोई इंसेक्ट कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक ना करे, इस सब चीज़ों का ध्यान रखो ताकि उनकी स्किन डिजीज ना हो, बाहर से कोई डिजीज ना हो, कोई इंटरनल पैरासाइट ना चले जाए। जैसे हमारे पेट में कीड़े लग जाते हैं, हमने सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि पेट में कीड़े हो गए हैं जिसकी वजह से डाइजेशन सही नहीं हो रहा है। किस किसने सुना है ऐसा? सेम चीज़ ऐसे ही एनिमल्स के साथ भी हो सकती है। कुछ पैरासाइट्स तो बाहर से स्किन को खराब कर सकते हैं, उनसे तो बचाना ही है। कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो उनकी बॉडी में अंदर चले जाते हैं और उनकी बॉडी में इंटरनल प्रॉब्लम्स कर देते हैं, तो उनसे भी बचाना है, ठीक है। स्टमक इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, जो फ्लूक्स होते हैं, ये पैरासाइट्स जो होते हैं ये किसको डैमेज करते हैं? लीवर को। ये उनके लीवर को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल पैरासाइट से, पैरासाइट क्या होता है? Anyone? Insects. पैरासाइट्स वो होते हैं जो खून चूसते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स कौन होते हैं? जो खून चूसते हैं, जैसे कि जैसे कि लीच सुना होगा आपने। स्टूडेंट्स थोड़े ना खून चूसते हैं, है ना, वो तो गलती से निकल गया। तो जैसे कि लीच सुना आपने? लीच सुना आपने? नहीं सुना? वो जो एक जोक सुना, जोक, वो बॉडी से, वो सुनाने वाला जोक नहीं, वो जो बॉडी से आगे चिपक जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो बॉडी से आगे चिपक जाता है, खून चूसता रहता है, वो पैरासाइट होता है। क्या होता है वो? क्या होता है वो? स्टूडेंट्स वैसे खून नहीं चूसते, स्टूडेंट्स तो अपने स्कूल टीचर्स का खून चूसते हैं, है ना, जो चीज़ उन्हें अच्छा नहीं लगता, जो टीचर उनको अच्छा नहीं लगता। मैं तो पसंद। चलो आगे डिस्कस करते हैं। मैं मजाक कर रहा था। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, कोई खून नहीं चूसता, टीचर्स उनका खून चूसते हैं, ठीक है। तो देखो, जो जोक्स होते हैं, जो लीचेस होती हैं, ये बॉडी से चिपक जाती हैं और ये खून चूसती हैं, ये बॉडी के बाहर चिपकती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? ये बॉडी को बाहर से हार्म करते हैं, ठीक है। बट कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि टेपवॉर्म्स, जैसे कि पेट के कीड़े जो हो जाते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और अंदर से हमारे ऑर्गन्स को खाते हैं, अंदर से हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी से चिपक जाएं, आइदर आउटसाइड और इनसाइड, और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उनको खराब करें, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं उनको? ये चीज समझ आ रही है? तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये काऊ और बफेलो को भी अटैक कर सकते हैं, तो इनसे भी हमें अपनी काउज और बफेलोस को बचाकर रखना है, ठीक है। उनको वैक्सीनेशन जरूर देनी है। जो मेन बीमारियां होती हैं, जैसे वैक्सीनेशन हम आपस में लगवाते हैं ह्यूमंस में, ऐसे ही वैक्सीनेशन हमें किनको देने की जरूरत है? काउज और बफेलोस को। कई सारी वैक्सीनेशन आपके बचपन में ही लगवा दी गई होंगी, किसी को पता है ये बात? वैक्सीनेशन लगी हुई है आपके, तो ऐसे ही वैक्सीनेशन हमें किनको देने की जरूरत है? काउज और बफेलोस। इसके अलावा एक और चीज सुनना ध्यान से, देखो जरा सुनो ध्यान से, समझने की कोशिश करना है इस चीज को। जो उनके शेल्टर्स बनाए जाएंगे उसमें प्रॉपर कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो वो चारों तरफ से और ऊपर से कवर्ड होना चाहिए ताकि बारिश से, धूप से, तेज हवाओं से उनको बचाया जा सके, ठीक है। दूसरा, उनके शेल्टर का जो फ्लोर है वो थोड़ा स्लोपी होना चाहिए। स्लोपी मतलब थोड़ा तिरछा होना चाहिए। तिरछा इसलिए होना चाहिए ताकि जब आप उनको वॉश करें या पानी वहाँ पर गिर जाए तो वो पानी वहाँ पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर वो ठंडा पानी वहाँ पर इकट्ठा उनके पैरों के पास रहेगा तो उसकी वजह से उन्हें बीमारियाँ हो सकती है। तो उनका जो फ्लोर है वो कैसा होना चाहिए? स्लोपी, ताकि वहाँ पर अगर किसी भी वजह से आप पानी यूज़ करते हैं सफाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो पानी सारा स्लोपी फ्लोर होने की वजह से बाहर निकल जाए। ये किस किस को समझ आ रही बात? क्लियर है? वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा पास होती है ताकि उनको सफोकेशन ना हो। तो ये सब चीज़ें, वही जो मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें हमें पहले से पता है, बस इनको एक प्रॉपर तरीके से हम मैनेजमेंट के साथ चीज़ों को कर रहे हैं, तो हम इसको एनिमल हस्बेंड्री बोल रहे हैं।